Welcome to Daily Life Pod, your source for daily inspiration and insights. क्या जिंदगी जीने के लिए सिर्फ 4 सरल नियम काफी हो सकते हैं? सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? सोचिए, एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में 1.65 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बेची हैं, 52 भाषाओं में छपी है। और फिर भी जब आप ऑनलाइन जाकर देखते हैं तो इसी किताब पर जबरदस्त बहस होती है, तीखी आलोचना भी मिलती है। आज हम डॉन मिगुएल रुइज की किताब द 4 अग्रीमेंट्स पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं और इसके लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। लेखक की अपनी वेबसाइट से जानकारी है, किताब के बहुत ही डिटेल सारांश है, इसे पढ़ने वालों के व्यक्तिगत अनुभव और कुछ बहुत ही आलोचनात्मक विश्लेषण भी हैं। इसमें एक रेडिट थ्रेड भी शामिल है जहां लोग खुलकर अपने मतभेद बताते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि ये 4 समझौते आखिर हैं क्या, क्यों ये कुछ लोगों की जिंदगी बदल देते हैं और साथ ही क्यों कुछ लोग इसे खतरनाक तक मानते हैं। हाँ, हम तारीफ और तनकीद दोनों पहलुओं को ईमानदारी से सामने रखेंगे। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। सबसे पहले इसके लेखक डॉन मिगुएल रुइज के बारे में जानना जरूरी है। वे कोई पारंपरिक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, उनका बैकग्राउंड बहुत ही अलग है। हाँ, वो मेक्सिको में एक न्यूरोसर्जन थे, 11 भाई बहनों में सबसे छोटे। एक न्यूरोसर्जन, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। और उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उनका एक लगभग जानलेवा एक्सीडेंट हुआ। उस अनुभव के बाद 1986 में उन्होंने दवा का पेशा छोड़कर अपने पूर्वजों के ज्ञान को साझा करने का फैसला किया, जो शामन यानी आध्यात्मिक चिकित्सकों की एक लंबी परंपरा से आते थे। हाँ, और यहीं से वो टोल्टेक ज्ञान का विचार आता है जो इस किताब का आधार है। टोल्टेक ज्ञान, ये क्या है? क्या ये कोई धर्म है या? नहीं, ये धर्म नहीं है। रुइस के अनुसार ये जीने का एक तरीका है। इसका जो मूल विचार है वो ये है कि हम सब एक सामूहिक सपने में जी रहे हैं। एक सपने में? हाँ, जिसे वो ग्रह का सपना कहते हैं, ड्रीम ऑफ द प्लैनेट। ये सपना समाज के नियमों, विश्वासों, कानूनों और संस्कृति से बना है। बचपन से ही हमें ध्यान, पुरस्कार और दंड के जरिए इन नियमों को मानना सिखाया जाता है। और इस प्रक्रिया को रुइस एक बहुत ही मजबूत नाम देते हैं, मानवों का पालतूकरण। एग्जैक्टली, डोमेस्टिकेशन ऑफ ह्यूमंस। मानवों का पालतूकरण, ये सुनने में थोड़ा अजीब और कठोर लगता है। हम सब पालतू जानवर हैं। उनका मतलब यही है कि हम बिना सवाल किए समाज के नियमों को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक पालतू जानवर अपने मालिक की आज्ञा मानता है। हम दूसरों की राय और नियमों के आधार पर अपनी पहचान बना लेते हैं। अच्छा। और इस प्रक्रिया में हमारे दिमाग में एक कानून की किताब बन जाती है और हम खुद अपने आंतरिक न्यायाधीश और शिकार बन जाते हैं। The internal judge and the victim। आंतरिक न्यायाधीश और शिकार, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, हमारा जज हिस्सा हमें लगातार उस कानून की किताब के हिसाब से परखता रहता है, जैसे तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुमने गलती कर दी। और हमारा जो शिकार वाला हिस्सा है वो उस सजा को स्वीकार कर लेता है और शर्मिंदगी महसूस करता है। हम खुद को ही सजा देते रहते हैं। दिन में शायद 100 बार। रुइस का कहना है कि हमने इन विश्वासों को चुना नहीं है, लेकिन हमने उनसे सहमत होना सीख लिया है। ये हमारे पुराने समझौते हैं। तो इसी पृष्ठभूमि में रुइस उन पुराने डर पर आधारित समझौतों को तोड़ने और 4 नए समझौते करने का प्रस्ताव रखते हैं। हाँ, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं और ये सुनने में बहुत ही सरल लगते हैं। बिल्कुल। पहला है, अपने शब्दों में सत्यनिष्ठा रखें। बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। हाँ, और सतह पे ये बहुत सरल है, लेकिन इसकी गहराई कमाल की है। इम्पेकेबल का मतलब है बिना पाप के, मतलब अपने शब्दों को जहर की तरह इस्तेमाल ना करें। जहर की तरह? जैसे गपशप करना, दूसरों को नीचा दिखाना, खुद से नकारात्मक बातें करना। रुइस कहते हैं कि शब्द एक दोधारी तलवार है। आप उनसे एक सुंदर सपना भी बना सकती हैं और किसी की दुनिया तबाह भी कर सकती हैं। तो इसका मतलब है कि अपने शब्दों का इस्तेमाल सच्चाई और प्यार फैलाने के लिए करना। बिल्कुल, और खुद से भी प्यार से बात करना। वो जो आंतरिक जज हमेशा बुरा भला कहता रहता है ना, उसे चुप कराना। ठीक है, ये तो समझ आता है। दूसरा समझौता है, किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से ना लें। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। ये तो बहुत सुना है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है ये समझना कि दूसरे लोग जो कुछ भी करते या कहते हैं वो उनकी अपनी दुनिया, उनके अपने सपने का प्रतिबिंब है, आपका नहीं। अच्छा।
जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो वो असल में अपने अंदर के जहर को बाहर निकाल रहा है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। एक मिनट, ये तो आलोचना के लिए ठीक है, पर तारीफ का क्या? स्रोतों में एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। रुइस कहते हैं कि अगर कोई आपकी तारीफ भी करे तो उसे भी व्यक्तिगत रूप से ना लें। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। बहुत। मतलब अगर कोई मेरे काम की तारीफ करे तो मुझे खुश नहीं होना चाहिए। ये तो इंसान के स्वभाव के खिलाफ लगता है। बिल्कुल, और यही रुइस का पॉइंट है। वो ये नहीं कह रहे कि खुशी महसूस मत करो, वो कह रहे हैं कि अपनी खुशी का कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दो। हाँ, अगर आप तारीफ पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं तो जब आलोचना मिलेगी तब आप उतना ही ज्यादा दुखी भी होंगे। ये बाहरी सत्यापन से मुक्ति है। मतलब आपकी शांति बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं करती। एग्जैक्टली चाहे कोई तारीफ करे या बुराई, आप जानते हैं कि आप कौन हैं। अच्छा, ये गहरा नजरिया है। तीसरा समझौता है, धारणाएं न बनाएं। डोंट मेक अजम्पशंस। ये तो रिश्तों के लिए बहुत जरूरी लगता है। धारणाओं को सच मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि सब हमारी तरह ही सोचते हैं, और जब वे वैसा नहीं करते तो हमें दुख होता है। हाँ, रोइस कहते हैं सवाल पूछने की हिम्मत रखें, अपनी बात साफ साफ कहें। धारणाएं गलतफहमी, दुख और बहुत सारे ड्रामे को जन्म देती हैं। स्रोतों में एक उदाहरण था कि हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारे साथी जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं, और जब वे वैसा नहीं करते तो हमें दुख होता है। जबकि सच तो ये है कि हमने कभी स्पष्ट रूप से बताया ही नहीं। बिल्कुल, और चौथा समझौता इन सबको एक साथ बांधता है। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें, ऑलवेज डू योर बेस्ट। यानी परफेक्शन के लिए कोशिश करें। नहीं, परफेक्शन नहीं, उत्कृष्टता। और ये समझना कि आपका सर्वश्रेष्ठ हर पल बदलता रहता है। मतलब जब आप स्वस्थ और ऊर्जा से भरे होते हैं तो आपका सर्वश्रेष्ठ अलग होता है, और जब आप बीमार या थके होते हैं तो आपका सर्वश्रेष्ठ अलग होता है। अगर आप हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं तो आपके आंतरिक न्यायाधीश के पास आपको सजा देने का कोई कारण नहीं होगा। आप खुद को कोसने से बच जाते हैं। हाँ, ठीक है, ये 4 समझौते सुनने में सरल हैं, लगभग कॉमन सेंस जैसे। तो फिर ऐसा क्या है कि इस किताब ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया? लाखों लोगों की जिंदगी पर इसका इतना गहरा असर क्यों हुआ? मुझे लगता है इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, इसकी सादगी। ये कोई जटिल दर्शन नहीं है जिसे समझने के लिए आपको सालों तक पढ़ाई करनी पड़े। ये 4 नियम हैं जिन्हें कोई भी समझ सकता है और तुरंत लागू करने की कोशिश कर सकता है। और दूसरा, ये किसी धर्म या पंथ से नहीं जुड़ा है। ये एक तरह का आध्यात्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम देता है जिसे कोई भी अपनी मौजूदा मान्यताओं के साथ इस्तेमाल कर सकता है, और यही इसकी वैश्विक अपील का एक बड़ा कारण है। और लोगों के अनुभव तो वाकई कमाल के हैं। हमारे स्रोतों में से एक लेखिका एशले बॉयंस शक इसे जीवन के लिए एक आचार संहिता कहती हैं, जो उन्हें प्रामाणिकता से जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। और रेडिट वाला उदाहरण तो और भी ज्यादा पावरफुल है। हाँ, उस उपयोगकर्ता ने तो इसे अपनी बाइबल तक कह दिया। उन्होंने लिखा कि उन्होंने दूसरों को देने के लिए इसकी 40 प्रतियां खरीदी। और उस उपयोगकर्ता ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। इस किताब को समझने के लिए व्यक्ति का सही समय पर तैयार होना जरूरी है। सही बात है। ये उन लोगों पे सबसे ज्यादा असर करती है जो अपनी जिंदगी में किसी मोड़ पर होते हैं, जहां वो पुराने पैटर्न्स और खुद को दुख देने वाली आदतों से थक चुके होते हैं। ये उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक व्यवहारिक ठोस रास्ता दिखाता है। लेकिन करोड़ों कॉपियां बिकने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई इससे सहमत है, और जो लोग इससे सहमत नहीं हैं उनकी आपत्तियां भी बहुत दमदार हैं, है ना? बिल्कुल, और यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। मैंने रेडिट पर जो चर्चा देखी वो हैरान करने वाली थी। हाँ, और यह आलोचना सतही नहीं है, यह दर्शन के मूल आधार पर ही सवाल उठाती है। सबसे बड़ी आलोचना यह है कि यह दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी यानी इंडिविजुअलिस्टिक है। इंडिविजुअलिस्टिक मतलब यह इस विचार को बढ़ावा देता है कि खुशी पूरी तरह से एक व्यक्तिगत खोज है, और यह हमारी सामाजिक प्रकृति के खिलाफ है। मतलब ये कि मैं, मेरा और मुझे पर बहुत ज्यादा जोर है। आलोचक कहते हैं कि यह एक सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट के विचार के खिलाफ जाता है, जिसके तहत हम एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार हैं। हाँ, यह विचार कि मेरी खुशी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, हमें समुदाय से अलग थलग कर सकता है। और आलोचक रुइस के एक खास कोट का जिक्र करते हैं जो दूसरे समझौते से जुड़ा है। हाँ, वो वाला
कि यह मैं नहीं हूं जो आपको चोट पहुंचा रहा हूं, यह है कि आपके अंदर घाव हैं जिन्हें मैंने अपनी बातों से छू लिया है। और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या ये बोलने वाले को अपने शब्दों के असर से पूरी तरह बरी कर देता है? तो फिर ये तो पहले अग्रीमेंट के बिल्कुल उल्टा हो गया ना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपके शब्द शक्तिशाली हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर किसी को चोट लगे तो ये उनकी समस्या है। यही दुविधा है और यहीं पर इस दर्शन की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। ये पाठक की नीयत पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। मतलब बिना आत्म जागरूकता के व्यक्तिगत रूप से ना लेना बहुत आसानी से मेरी बातों की कोई जिम्मेदारी नहीं बन जाता है। और यहीं पर आत्म सुधार का ये उपकरण एक हथियार बन सकता है। बिल्कुल। और रेडिट पर लोगों के अनुभव इसी बात को दिखाते हैं। हाँ, कुछ टिप्पणियां तो बहुत तीखी हैं। एक यूजर ने इसे नार्सिस्ट लोगों के लिए किताब कहा। बाप रे। और एक और ने एक बहुत ही परेशान करने वाला व्यक्तिगत अनुभव साझा किया कि कैसे उनके बॉयफ्रेंड ने इस किताब का इस्तेमाल अपने बुरे व्यवहार को सही ठहराने के लिए किया। अच्छा, क्या अनुभव था वो? उन्होंने बताया कि वो उन्हें अपमानजनक नाम से बुलाता था और जब वो नाराज होती तो कहता कि तुम बातों को व्यक्तिगत रूप से ले रही हो। ओहो। वो कहता था कि शब्दों में तो बस उतनी ही शक्ति होती है जितनी तुम उन्हें देती हो। उसने किताब के दर्शन का इस्तेमाल अपने अपमानजनक व्यवहार के लिए एक ढाल की तरह किया। ये एक खतरनाक और बहुत ही गलत व्याख्या है। ये दिखाता है कि कैसे एक दर्शन जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रेम है को भावनात्मक शोषण के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सही बात है। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किताब के कई समर्थक कहते हैं कि आलोचक मुद्दे को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। उनका क्या तर्क है? उनका तर्क है कि यह दर्शन दूसरों के प्रति क्रूर होने का लाइसेंस नहीं है, बल्कि ठीक इसका उल्टा है। इसका असली मकसद अपने भीतर के इमोशनल टर्मोइल को शांत करना है ताकि आप दूसरों के साथ अधिक सचेत और बेहतर तरीके से जुड़ सकें। मतलब अगर आप व्यक्तिगत रूप से चीजें नहीं लेंगे तो आप रक्षात्मक हुए बिना दूसरों की बात ज्यादा ध्यान से सुन सकते हैं। ये अलगाव के बारे में नहीं बल्कि बेहतर रिश्तों की नींव रखने के बारे में है। तो एक तरफ ये आत्म सुधार का जरिया है और दूसरी तरफ इसे स्वार्थ को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पूरी बहस के बीच कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। 5वां समझौता? हाँ, रुइस ने बाद में अपने बेटे के साथ मिलकर एक 5वां समझौता भी लिखा। और ये 5वां समझौता शायद इन आलोचनाओं का ही एक जवाब है। वो समझौता है संदेहवादी बने लेकिन सुनना सीखें। बी स्केप्टिकल बट लर्न टू लिसन। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 4 समझौतों के बाद 5वां समझौता कहता है संदेहवादी बनो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद अपने ही काम पर शक करने को कह रहे हैं? एक तरह से हाँ। और ये बहुत शानदार है। संदेहवादी बने का मतलब है कि आप जो कुछ भी सुनते हैं उस पे आंख मूंद कर विश्वास ना करें। इसमें दूसरों की बातें भी शामिल हैं, मीडिया भी, और आपके अपने मन की आवाज, आपका वो आंतरिक न्यायाधीश भी। ये आलोचनात्मक सोच का आह्वान है। बिल्कुल, हर विश्वास पर सवाल उठाएं। और इसका दूसरा हिस्सा लेकिन सुनना सीखें। जी, ये दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं? यही इसकी खूबसूरती है। सुनना सीखें का अर्थ है कि आप ये समझें कि लोग प्रतीकों और कहानियों के माध्यम से संवाद करते हैं। हर किसी की अपनी कहानी और अपना सपना है। ये आपको दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करना सिखाता है, भले ही आप उससे सहमत ना हो। अच्छा। आप उनकी बात पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी सम्मान पूर्वक उनकी पूरी बात सुन सकते हैं। ये आपको सिर्फ जवाब देने के लिए सुनने से रोकता है और समझने के लिए सुनने को प्रोत्साहित करता है। तो ये 5वां समझौता एक तरह से व्यक्तिवाद की आलोचना को सीधे संबोधित करता है। ये आपको सिर्फ अपने अंदर झांकने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि बाहर की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने और सुनने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है। हाँ, ये एक संतुलन बनाता है। ये कहता है कि अपनी आंतरिक दुनिया को साफ करें, लेकिन बाहरी दुनिया से संबंध भी बनाए रखें और उन संबंधों को समझदारी और सम्मान के साथ निभाएं। ये इस दर्शन को ज्यादा परिपक्व बनाता है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? हमारे स्रोतों से ये साफ है कि द 4 अग्रीमेंट्स व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक शक्तिशाली, सरल ढांचा है। इसने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। लेकिन साथ ही ये एक ऐसे दर्शन का उदाहरण भी है जिसकी व्याख्या बहुत अलग-अलग, यहाँ तक कि एकदम विपरीत तरीकों से भी की जा सकती है। और ये हमें एक केंद्रीय तनाव पर लाके छोड़ देता है। क्या ये आंतरिक शांति के लिए एक मार्गदर्शिका है जो आपको समुदाय का एक बेहतर सदस्य बनाती है,
या ये एक ऐसा दर्शन है जिसे स्वार्थी और हानिकारक व्यवहार को सही ठहराने के लिए तोड़ा मरोड़ा जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। ये स्रोत दिखाते हैं कि कैसे एक सरल आचार संहिता को दो बिल्कुल विपरीत तरीकों से पढ़ा और इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, जो सिर्फ इस किताब के लिए नहीं बल्कि किसी भी स्व-सुधार दर्शन के लिए सच है। क्या शक्ति दर्शन के अपने शब्दों में निहित है या उसे पढ़ने वाले व्यक्ति के इरादे और आत्म-जागरूकता में? आत्मसुधार का एक उपकरण कब और किसके हाथों में एक हथियार बन जाता है,